सो हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त रिवीजन क्रैश कोर्स यानी आरसीसी का वीडियो में लेकर आया हूं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए हम आखिरी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करा के आपको दे रहे हैं, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो। तो अगर मैं 9th साइंस की बात करूं तो ऑलरेडी जो लास्ट के जो तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, चैप्टर 15, चैप्टर 16 और चैप्टर 17, उसको ऑलरेडी हमने आरसीसी के अंदर आपको रिवाइज करा दिया है। वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप एक बार वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल कर लेना। जब 10वीं के वीडियोस आ रहे थे, कंटिन्यूअसली बोर्ड एग्जाम्स चल रहा था, उसके बीच बीच में आपको देखने मिल जाएंगे कि हमने 9th के वीडियोस भी डाले थे साइंस के लिए। और मैथ्स 1 की बात करूं तो चैप्टर 5 जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था उसका भी आरसीसी रिवीजन का वीडियो अब तक जा चुका है, आप एक बार चेक कर लेना वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करके। आज जो वीडियो लेकर आया हूं आरसीसी का वो है चैप्टर 6 जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी चैप्टर और इसका इस्तेमाल आपको 10th स्टैंडर्ड में होगा और लाइफ टाइम में भी होगा। तो चलो इस चैप्टर को फटाफट से 15-20 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर देंगे। बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है और सारा चीज सिस्टमैटिक में आपको पढ़ा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? करेक्ट है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आप जानते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है। तो देखो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप 9th स्टैंडर्ड पास आउट हो जाओ फटाफट से आप 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई हमारे चैनल से आप शुरू कर देना। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे लेट पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 10th का सिलेबस बहुत बड़ा है, बोर्ड एग्जाम देना होता है, तो 10th में हर सब्जेक्ट में 10-10 चैप्टर है। अगर आप मैथ्स 1 की बात करें 7 चैप्टर 6 चैप्टर है, मैथ्स 2 में 7 चैप्टर है, साइंस 1 में 10 चैप्टर, साइंस 2 भी आ जाता है आपको 10 चैप्टर, ठीक है ना? और एसएसटी तो जाने ही दो, पूरा मिला के 23 चैप्टर है एसएसटी में, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो जो बच्चे पहले से ही पढ़ते हैं, लाइक अप्रैल से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मई से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको बहुत ईजी हो जाता है और आराम से वो वक्त के पहले नवंबर दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म कर देते हैं और फिर जनवरी से अपनी रिवीजन को शुरू करके 1-2 महीने में रिवीजन कर देते हैं और फरवरी मिडल से 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। तो मेरा आपसे भी यही सजेशन है कि हमने तो आपके लिए सब कुछ पढ़ा रखा है, सारे वीडियोस एक बार, 2 बार, 3-3 बार बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ा के रखा हुआ है, रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप उनको देखना शुरू कर देना जैसे आपका 9th खत्म होगा। और अभी आप 9th में हो तो फाइनल एग्जाम्स के लिए जितने भी दिन बचे हैं, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे हैं, आप कॉमेंट करके बता दो कि आप लोग का फाइनल एग्जाम्स कब से शुरू हो रहा है या फिर शुरू हो भी गया है कि नहीं हुआ है, कमेंट करके बता देना, ठीक है बच्चा? और अपने 9th की भी पूरी चैप्टर्स की पढ़ाई, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, मैथ्स 1 मैथ्स 2 सब्जेक्ट हो या फिर सोशल स्टडीज का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो, सभी के चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है। बस आपको ढूंढना है, या तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगे। बस देखते रहो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है बच्चा? कर दोगे? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब अपने फाइनेंस को प्लान करना। जैसे मान लो कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो एक सैलरी मिलता होगा उनको, लाइक 30,000, 40,000, 50,000, किसी का 1 लाख, जो भी होगा, एक सैलरी मिलता है। तो वो सैलरी में वो लोग हिसाब करते हैं कि हाँ 5,000 रुपया जो है बच्चों का फीस जाएगा, हाँ 15-20 हज़ार जो है वो घर का राशन जाएगा, हाँ 5,000 जो है वो इसमें जाएगा, 10,000 सेविंग्स में जाएगा, कुछ घर का ईएमआई या फिर किसी गाड़ी का ईएमआई होगा तो उसमें जाएगा। तो इस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं कि कौन सा पैसा किस में जाएगा। दैट इज नथिंग बट योर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या होता है कि कितना वो नेसेसिटीज पे खर्च करते हैं, कितना सेव करते हैं, कितना रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है और वो सेविंग से वो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। यही सब चीज का जो प्लानिंग होता है ना, मेन पर्पस प्रोटेक्शन करना, वेल्थ का ग्रोथ करना, कुछ लोग सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा और बढ़े, तो यही सारी चीजों को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। अब यूजुअल तौर पे क्या होता है कि जब भी कोई सेविंग करना होता है तो हम बैंक में करते हैं। तो एक फंडा याद रखना, जितना भी इनकम आता है यानी जितना भी पैसा आता है उसमें से जितना भी खर्च होता है, एक्सपेंडिचर कहते हैं यानी खर्च करना, तो जितना बच जाता है वो होता है सेविंग करना। अब इसका एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, आई माइनस ई इज इक्वल टू एस। ये शॉर्टकट याद रख लेना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। यानी जितना इनकम आ रहा है, मान लो 1 लाख रुपए इनकम आ रहा है और उसमें से आपने 70,000 खर्च कर दिया क्योंकि वो आपका जरूरी था, राशन पानी, भाड़ा, किराया, ईएमआई वगैरह सब, लाइट बिल वगैरह सब, इसमें खाना पीना सब जोड़ दिया, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। तो इनकम 1 लाख था, माइनस एक्सपेंडिचर 70,000 हो रहा है, माइनस कर दिया, कितना बच गया? 30,000। तो जो बच गया वो आपका सेविंग होगा, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, याद रखना, ठीक है? अब लोग जो सेविंग करते हैं वो या तो बैंक में भी रख के करते हैं जिससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, या तो बहुत लोग क्या करते हैं इन्वेस्ट भी करते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में डालते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना? स्कीम्स होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होता है, एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा सचिन तेंदुलकर का, एमएस धोनी का, म्यूचुअल फंड सही है, देखा है कि नहीं? फिर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट होता है, मैं भी खुद स्टॉक मार्केट में पैसा डालता हूं। ये सारी चीजें होती है, याद रखना है, ठीक है? अब इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं सभी एग्जांपल नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी अगर आपको पूरे चैप्टर के सारे एग्जांपल्स देखने हैं
तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। देखो आज का जो वीडियो है एक वन शॉट वीडियो है जिसमें पूरे चैप्टर को मेरे को रिवाइज कराना है, 2 ही प्रैक्टिस सेट है और काफी इजी है। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सिर्फ वही आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है, तो बेस्ट ये है कि आप सीधा टाइप कर देना 9th मैथ्स 1 चैप्टर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग बाय JR ट्यूटोरियल, उसके लेक्चर बाय लेक्चर मिल जाएंगे। आप 1.5x की स्पीड पे लगा के हर एग्जांपल्स के प्रैक्टिस सेट के हर एग्जांपल्स बोल रहा हूं, उसके आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अभी मैं जितने भी होंगे, मान लो 10 एग्जांपल है तो 3-4 ही कराऊंगा, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि वो 3-4 जो कराऊंगा वही एग्जाम में आएंगे, ये चीज गारंटी समझ के चलो, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहा है, अलका स्पेंड्स 90%, देखो क्या बोल रही है अलका, अलका क्या कर रही है, देखो ध्यान से, अलका जो है 90% जो पैसा आ रहा है उसको वो क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है एवरी मंथ का, एंड सेव 120 रुपए, यानी जो भी पैसा आ रहा है उसको खर्च करने के बाद उसको कितना बच रहा है, 120 रुपए बच रहा है। तो हमें पूछा है कि कितना मंथली वो कमाती है, तो हम मान लेते हैं कि अलका का जो मंथली सैलरी होगा वो x रुपीज होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि अलका मंथली सैलरी इज इक्वल टू x रुपीज, ये मैंने मान लिया, ओके। अब मुझे पता है कि अलका जो है अपने सैलरी का 90% खर्च कर देती है, मतलब 90% किसका, अपने सैलरी का, सैलरी क्या है x है, मतलब 90% ऑफ x, यानी 90% मतलब 90/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9x हो जाएगा, 0 कट हो गया, 0.9 मल्टीप्लाई बाय x 0.9x, मतलब जो खर्च हो रहा है वो क्या खर्च हो रहा है, 0.9x। जो सैलरी है वो कितना है, x है, तो हमको फॉर्मूला पता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, यानी कि सेविंग निकालने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो इनकम कितना है, x रुपया, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, 0.9x, और सेविंग ऑलरेडी दिया हुआ है 120 रुपया, तो 120 इज इक्वल टू x माइनस 0.9x। तो x मतलब 1x में से 0.9x गया तो कितना बचेगा, 0.1x बचेगा, इज इक्वल टू 120। मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 0.1 को 120 के पास भेज दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 120 डिवाइड बाय 0.1, अब 0.1 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो बैलेंस करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1200, नीचे आ जाएगा 1, तो आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू 1200। 1200 क्या है आपका, यानी उस लड़की का सैलरी। तो अलका का मंथली सैलरी कितना हुआ, 1200 रुपया। तो ये जो क्वेश्चन था एक बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर से बच्चा प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं अभी तक तो ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से, जरूर से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इजी था एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस कर लो, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन देखोगे एक यूनिक क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। सुमित जो है उसने 50,000 रुपया किसी से लिया, बोरो किया, ठीक है ना, और उसने उस पैसे से फूड प्रोडक्ट बिजनेस चालू किया, ठीक है, याद रखो क्या किया, बिजनेस चालू किया। पहले साल में उस बिजनेस के वजह से उसको 20% का लॉस हो गया, यानी कि 50,000 लिया, बिजनेस चालू किया और 20% का उसको लॉस हुआ। बाद में जो 20% लॉस होने के बाद जो पैसा उसका बच गया, क्योंकि 50,000 में से सिर्फ 20% ही लॉस हुआ, ठीक है, तो जो भी पैसा बच गया उस रिमेनिंग पैसे को उसने नए दुकान में, यानी स्वीट्स के दुकान में, बिजनेस में डाल दिया, यानी कि उसने मिठाई बेचना शुरू किया और उस बिजनेस में उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ओवरऑल बताओ कि क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब देख के तो समझ में आ रहा है कि यार वहां पे तो 20% हुआ था प्रॉफिट और यहाँ पे सिर्फ 20% लॉस हुआ था और यहाँ पे सिर्फ 5% प्रॉफिट हुआ है, मतलब ओवरऑल दिमाग में चलेगा तो हाँ ओवरऑल लॉस हुआ है, लेकिन कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं मान लूंगा कि जो सुमित है उसने 50,000 रुपया बोरो किया, ठीक है। अब सुमित ने क्या किया है, 20% का लॉस किया फूड बिजनेस में। तो 20% किसके ऊपर लॉस किया, 50,000 के ऊपर उसने 20% लॉस किया, मतलब मैं निकालूंगा 20% ऑफ 50,000, तो 20% मतलब 20/100। कोई भी चीज परसेंटेज में होती है तो उसको अपॉन 100 लिखते हैं, तो 20% को कैसे लिखूंगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये 20 कट जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि लगभग 10,000 हमारा वैल्यू आ गया। तो मतलब 10,000 रुपया उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। अब उसके पास कितना पैसा बचेगा, रिमेनिंग कैपिटल कितना पैसा बचा, 50,000 था, उसमें से 20% लॉस हो गया, मतलब 10,000 लॉस हो गया, कितना बचेगा 40,000, मतलब 50,000 माइनस 10,000 लॉस हो गया तो कितना बचा, अब उसके पास कितना है 40,000 रुपए। अब वो 40,000 रुपए जो बचा उसके पास, अब जो 40,000 बचा उसने दूसरा बिजनेस डाला मिठाई बेचने का, तो 40,000 उसने क्या किया है, मिठाई के स्वीट वाले बिजनेस में लगा दिया और वहां पे उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। तो 5% प्रॉफिट किस पे होएगा, उसके 40,000 रुपए पे होगा। तो 5% ऑफ 40,000 यानी 5/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000 करूंगा, इसको कैलकुलेट किया तो आ गया 2,000, यानी कि अब उसके पास कितना पैसा हो गया, 40,000 तो पहले से ही था और 2,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी कितना हो गया 42,000। अब क्वेश्चन ये भी पूछा है हमें कि भाई पता लगाओ कि उसको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है,
तो पहले तो उसके पास 50,000 थे, लेकिन अब दो दो बिजनेस करने के बाद उसके पास सिर्फ बचे हैं 42,000। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि सुमित का लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 50,000 में से 42,000 जो अभी बचा है उसके पास माइनस करेंगे तो 8,000 का लॉस हुआ है। और अगर मुझे परसेंटेज ऑफ लॉस पूछा है, जो कि क्वेश्चन में आता है कितना परसेंट लॉस हुआ, तो मेरे को पता है कितने का लॉस हुआ है, 8,000 का लॉस हुआ है। कितने में से लॉस हुआ है, टोटल 50,000 में से लॉस हुआ है, तो 8,000 का लॉस 50,000 के में से हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है। इसका 20 कैंसिल, इसके 20 कैंसिल, कैलकुलेट किया, आ गया आंसर 16। यानी लॉस का परसेंटेज कितना है, 16% उसको लॉस हुआ। तो ऐसे ही बिजनेस चलता है। अगर आपने देखा होगा बिजनेस जो है बच्चा ऐसे ही चलता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम कोई पैसा लेते हैं या फिर किसी से लेते हैं या फिर अपना ही पैसा होता है, लगाते हैं एक बिजनेस में, कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ परसेंटेज का लॉस भी होता है। अगर मान लो मुझे वो बिजनेस नहीं पसंद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है, तो मैं एक बिजनेस बंद कर दूंगा, जितना पैसा रहेगा उसको मैं दूसरा बिजनेस खोलूंगा। तो इस प्रकार से वो सब करता गया और फाइनली जब उसने 2 बिजनेस करके देख लिया तो उसको रियलाइज हुआ कि भाई उसने तो 8,000 का लॉस टोटल किया हुआ है, यानी 16% का, 16% का लॉस उसने ओवरऑल किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में होपफुली क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चा। चलिए अब हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। समीरा जो है उसने 90% इनकम जो है, ठीक है, स्पेंड किया, मतलब खर्च किया, और 3% जो है उसने सोशली यूजफुल कॉसेस, यानी दान करते हैं ना हम लोग, किसी की मदद कर लेना, गरीब की मदद करना, दान दे देना, ऐसा किया उसने। इफ शी लेफ्ट विद आरएस 1750 रुपीज, यानी ये सब करने के बाद 90% पैसा खर्च कर दिया, 3% पैसा जो है वो दान दे दिया, फिर भी उसके पास 1750 रुपया बच जा रहा है। हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एक्चुअल इनकम, यानी उस लड़की का इनकम कितना था। तो सबसे पहली बात तो मंथली इनकम मुझे पता नहीं है, जैसे पहला एग्जांपल किया था उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, बहुत ईजी है। देखो एक्चुअल मंथली इनकम कितना था समीरा का, मुझे पता नहीं है, तो मैंने एक्स रुपीज मान लिया। अब उस एक्स रुपीज के ऊपर 90% उसने खर्चा कर दिया, यानी टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 90% जो उसने खर्चा किया और 3% साथ में उसने डोनेट किया, तो ये भी तो खर्च में ही आ गया ना। तो 90% प्लस 3% किसका, एक्स का, यानी 93% ऑफ एक्स। तो टोटल 93/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, दैट इज 0.93x। 93 डिवाइड बाय 100 क्या होता है, 0.93x हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, दो नंबर है ना, ये 2 0 है, ये 2 नंबर है, तो इसके लिए हम लोग कोई भी नंबर के नीचे अगर डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 आता है ना, तो समझ लेना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जैसे मान लो कि 93 है, अब इसके नीचे अगर 10 होता तो एक 0 है, तो पीछे से एक नंबर के बाद काउंट करने का और पॉइंट डाल देने का, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9.3। ठीक है, समझा। और अगर मान लो 2 0 होता, 93 है, उसके नीचे 100 डिवाइड होता, तो 2 0 है, तो मतलब पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट डालो, तो ये एक नंबर, ये 2 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि 0.93 हो जाता, इसके बाद पॉइंट आता। लेकिन अगर मान लो कि आपके नीचे 3 0 वाला नंबर होता, 93 है, अब इसके नीचे 3 0 वाला नंबर है, ठीक है, तो पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट डालना है ना, 3 0 इसके पास, तो 1 2 और एक और नंबर चाहिए, मतलब 0 डाल दूंगा, उसके बाद पॉइंट, फिर यहां पे 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो हमारा आंसर 0.093। तो इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, कोई भी नीचे 10 100 1000 कुछ भी नंबर रहने दो। तो ये हमने 93/100 किया तो 0.93 आ गया। उम्मीद कर रहा हूं जो बच्चा थोड़ा कमजोर होगा उसको समझ में आ गया होगा। तो 0.93x हो गया। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कितना खर्च हो रहा है, 0.93x खर्च हो रहा है। अब मुझे पता है कि खर्च करने के बाद इतना उसका बच रहा है, तो मुझे फॉर्मूला पता है कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग उसका कितना है, मतलब बच रहा है, मतलब सेविंग ही हो रहा है, तो 1750 उसका सेविंग है, एक्स उसका इनकम था, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 0.93x, अभी अभी कैलकुलेट किया, तो 1x में से 0.93x जाएगा तो कितना बचेगा 0.07x। तो 1750 इज इक्वल टू 0.07x। x का वैल्यू चाहिए 0.07 को नीचे भेज दूंगा तो 1750 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर मतलब 2 0 वाले के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 0 किसके पास होता है, 100 के पास। तो इसको हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय इधर 100 किया। अब इधर 100 लिखा हूं तो ऊपर भी 100 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये कैंसिल होंगे और ये सिर्फ यही बचेगा जो था, ठीक है ना। तो 100 से किया, अब ऊपर वाले को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1750 और 2 0 और आ गया, और नीचे 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो पॉइंट के बाद 2 0 था, ये 2 0 की वजह से ये पॉइंट हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 7। ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर लो, इजी हो गया, 25,000 आ गया। तो एक्स मतलब क्या था, उस लड़की का, समीरा का सैलरी, तो समीरास मंथली इनकम इज इक्वल टू 25,000 रुपीज, खत्म। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब और भी एग्जांपल्स हैं जो दूसरे कैटेगरी के हैं, पूछे जा सकते हैं, जैसे यहां पे ध्यान देना, टैक्सेस के ऊपर 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हम लोग जब भी कमाने लगते हैं
अगर एक लिमिट होता है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना के रखा है, जैसे 5 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी है, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस भी होते रहते हैं, हर एक साल पे 2 साल पे चेंजेस भी होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे होते हैं और उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है डिपार्टमेंट की, उन्होंने रूल बना होता है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल के ऊपर का है और वो जॉब कर रहा है, कमा रहा है, और वो कमाने के बाद बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कमाने के बाद अगर पूरे साल का इतना कमा रहा है तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन इतना कमाने के ऊपर अगर कमा रहा है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। यानी इतने से इतना कमाएगा, मतलब 5 से 7 लाख कमाएगा तो 2%, इतना से इतना कमाएगा 5%, इतने से इतना कमाएगा 10%, 30%, ऐसा बहुत सारे टैक्स के स्लैब्स है। स्लैब्स मतलब क्या होता है, कैटेगरीज है, जो कि हम आगे हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इतना ध्यान में रख लो, डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है टैक्सेस विच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, यानी कि इनकम टैक्स जो हम भरते हैं। जैसे मैं भरता हूं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स अगर मैं भर रहा हूं तो मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली भरा नहीं जाता है, लेकिन ऐसे कुछ टैक्स हमें लगते हैं, जैसे सर्विस टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, हम कुछ बाहर से चीजें मंगाते हैं, कस्टम ड्यूटी होता है, ठीक है ना। तो टैक्सेबल इनकम क्या होता है कि जितने अमाउंट पे टैक्स लगने वाला है उसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। तो अगर किसी का एज 60 से छोटा है, याद रखना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका 60 साल से कम उम्र है और वो 2.5 लाख रुपए कमाता है, साल कहां बात हो रही है, देखो साल की बात हो रही है, तो 2.5 लाख रुपए कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं भरना है। मतलब 2.5 लाख तक का उसका एग्जेम्पशन लिमिट है। एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी कमाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अगर एज उसका 60 साल से ज्यादा है, एग्जेम्पशन लिमिट हो जाता है 5 लाख। यानी अगर कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, मतलब बूढ़ा व्यक्ति है, और वो साल का 5 लाख भी कमाता है तो भी उसको कोई टैक्स नहीं बन रहा है, लेकिन 5 लाख के ऊपर कमाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो है पुराना डेटा है, क्योंकि सिलेबस भी आपका पुराना है, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे सिस्टम चेंज हो चुके हैं जो अभी करंट में है। तो ये टैक्स मतलब क्या होता है, लगान। जैसे आपने मूवी देखी होगी लगान, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो पहले के जमाने में भी बहुत सारे टैक्सेस होते थे, अभी तो बहुत सारे कम भी हो गए, लेकिन फिर भी टैक्स तो बहुत है। तो चलो एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है, इसमें आपको बहुत सारे एज ग्रुप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है मिस निकिता। अब मिस निकिता का एज 27 साल है और उसका टैक्सेबल इनकम कितना कमा रही है, वो 2,34,000 कमा रही है। तो मैंने क्या बोला कि अगर 60 साल से कम उम्र है और 2.5 लाख तक कमाती है तो उसको कोई टैक्स नहीं भरना है। मतलब मिस निकिता को टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, मतलब ये 60 साल से छोटी है इनका एज, तो टैक्सेबल इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, इसके लिए कोई टैक्स यानी नो टैक्स भरना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि मान लो कोई लड़का है, लड़की है, मिस्टर कुलकर्णी लड़का है, 36 साल का उम्र है, कितना कमा रहा है, 3,27,000 कमा रहा है, तो इसको टैक्स भरना पड़ेगा, बिल्कुल भरना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तो 36 साल है, 60 साल से छोटा है, और 60 साल से छोटा एज रहेगा तो 2.5 लाख तक लिमिट है, 2.5 लाख तक नीचे है तो टैक्स नहीं, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर कमा रहा है तो टैक्स भरना पड़ेगा। ये 2.5 लाख के ऊपर हो गया, लगभग 3.5 लाख है, तो इसको टैक्स भरना पड़ेगा, यस टैक्स पे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो ये 5,82,000 है तो बिल्कुल इसको टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये देखो नीचे मिस्टर दी सिल्वा, इसका एज 81 ईयर है, लेकिन कमा रहा है 4,50,000, तो क्या टैक्स भरना पड़ेगा? तो बहुत सारे बोलेंगे यस सर भरना पड़ेगा। अरे भाई नहीं भरना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई इसका एज देखो ना 81 है, तो मैंने क्या बोला, अगर एज 60 साल के ऊपर है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है। तो ये तो भाई 5 लाख से कम कमा रहा है तो इसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, इसको देख लो, बहुत ईजी है, इसको भी समझा देता हूं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर करतार सिंह, 48 ईयर उसका एज है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसका मंथली इनकम सब कुछ कटने के बाद, टैक्सेस जो कटते हैं ना वो सब कटने के बाद जो है 42,000 रुपया उसका मंथली सैलरी है, और हर महीना वो 3,000 जो है वो जीपीएफ मतलब एक प्रोविडेंट फंड होता है उसको डोनेट करता है, मतलब वो कंट्रीब्यूट करता है। 15,000 रुपए का उसने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बॉन्ड्स लिया हुआ है, सर्टिफिकेट स्कीम्स होते हैं वो लिया हुआ है। 12,000 रुपया वो क्या किया है, उसने पीएम रिलीफ फंड में दान दिया है। तो हमें बोल रहा है कि उसका इनकम टैक्स कितना आएगा। तो देखो यहां से आप इनकम टैक्स निकालना भी सीख जाओगे। सोचो कितना इजी है, 9th स्टैंडर्ड में इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीख रहे हो। तो पहली बात, और ये पुराना वाला डेटा के हिसाब से समझ जाना, लेकिन आप यही एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो मिस्टर करतार सिंह का मंथली इनकम है 42,000, ठीक है। ईयरली इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स कभी भी ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होता है, याद रखना। इनकम टैक्स जो होता है वो महीने के हिसाब से नहीं होता है, वो पूरे साल में आपने कितना पैसा कमाया उसके हिसाब से होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ईयरली कितना हो जाएगा, महीने का 42,000 कमा रहा है, मतलब एक साल में वो 5,04,000, ठीक है ना, 5,04,000 रुपीज जो है वो कमा रहा है, ठीक है, इजी है यहां तक। 5,04,000 रुपए वो साल का कमा रहा है। अब मिस्टर करतार सिंह कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो हर महीने का 3,000 रुपया वो क्या कर रहे हैं, जीपीएफ कर रहे हैं, मतलब 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 15,000 रुपया वो क्या कर रहे हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में दे रहे हैं। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि ये पैसा बाद में कुछ सालों के बाद रिटर्न आ जाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ। तो 36,000 रुपया ये हो गया अपना
जीपीएफ वाला हो गया और 15,000 रुपया एनएससी हो गया, तो कुल मिला के 51,000 तो वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 12,000 रुपया वो उसने डोनेट भी किया है, तो कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के कितना हो गया 51 + 12 63,000 हो गया। मतलब अगर मुझे टैक्सेबल इनकम निकालना है कि कितना पैसा के ऊपर टैक्स लगेगा, तो हमें अपने खर्चे को निकालना पड़ेगा, मतलब जो डोनेट कर रहा है वो या फिर जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो निकालना पड़ेगा। तो उसने खर्चा, इन्वेस्टमेंट और डोनेशन सब मिला के टोटल 63,000 रुपए का किया है। तो हमें टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हमारा जो ईयरली इनकम है जो कि 5,04,000 है उसको माइनस करना पड़ेगा 51,000 + 12,000 को। तो 5,04,000 - 63,000 करूंगा तो 4,41,000 होता है। अब मुझे बताओ कि 4,41,000 ये इसका आया टैक्सेबल इनकम, मतलब जिसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ सकता है, ये इनकम आया। तो उसकी एज है 48, तो 60 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो क्या इस व्यक्ति को, करतार सिंह को, टैक्स भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 साल से छोटा है, और 60 साल के छोटा है मतलब 2.5 लाख के ऊपर अगर कमाएगा तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये तो 4,41,000 कमा रहा है, मतलब इस व्यक्ति को टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलो टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो करतार सिंह का जो टैक्सेबल इनकम है वो याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख के ऊपर कमा रहा है 5 लाख के अंदर, ठीक है ना, कैटेगरी क्या था, या तो 5 लाख के ऊपर कमाएगा तो एक टैक्स भरना पड़ेगा, 5 लाख के नीचे रहेगा तो उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा 60 साल के ऊपर। लेकिन इसका तो 48 साल है, तो टैक्स स्लैब ऐसा है कि 2.5 लाख से लेके अगर 5 लाख तक कमाता है कोई व्यक्ति तो उसको 5% का टैक्स भरना पड़ता है। तो इनकम टैक्स हो जाएगा 5%, यानी कि 5/100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000, क्योंकि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है ना। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। मैंने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अमाउंट कमा रहा है तो 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं भरना है, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर अगर वो कमाता है तो उसके ऊपर का जो पैसा है उसके ऊपर टैक्स लगता है। समझ रहे हो बात को? मतलब कोई व्यक्ति है जो कमा रहा है 2.5 लाख से ज्यादा, यानी 2,60,000 कमा रहा है, तो 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं भरना है, लेकिन जो ऊपर का 10,000 उसने कमाया उसके ऊपर टैक्स भरना है। समझ में आया? तो वही चीज है, यानी कि जो भी उसने टैक्सेबल इनकम कमाया है 4,41,000, उसमें से 2.5 लाख माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं है। तो 4,41,000 माइनस 2.5 लाख किया तो कितना आया, 1,91,000। जो ऊपर का है उसके ऊपर उसको 5% टैक्स भरना, यानी 5/100। कैलकुलेशन किया तो आ गया सिर्फ 9,550 रुपया। ठीक है, ये हमारा इनकम टैक्स है। लेकिन ये पूरा इनकम टैक्स है क्या? नहीं, इनकम टैक्स में और भी चीजें ऐड होती है, जैसे कि पहला है एडुकेशन सेस। एडुकेशन सेस मतलब क्या होता है? एक ऐसा टैक्स होता है जो इसके ऊपर लगता है, एडुकेशन के लिए लगता है, जो आपकी तरफ से जाता है एडुकेशन डिपार्टमेंट को। तो इनकम टैक्स का 2% लगता है। तो आपका इनकम टैक्स कितना है? 9,550, उसका 2% यानी 2/100 मल्टीप्लाई बाय ये करोगे, कैलकुलेशन किया तो 191 रुपया आपकी तरफ से एडुकेशन डिपार्टमेंट को जाएगा। इसके अलावा एक और टैक्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एंड हायर एडुकेशन सेस, यानी एक और एडुकेशन सेस देना पड़ेगा आप लोग को, जो कि होता है सिर्फ 1% ऑफ इनकम टैक्स। तो आपका इनकम टैक्स था 9,550, उसका 1% यानी 1/100 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 95 रुपीज 50 पैसा। अब आपको टोटल इनकम टैक्स अगर निकालना है तो जो आपने इनकम टैक्स निकाला 9,550 प्लस आपने जो एडुकेशन सेस दिया कितना 191 रुपीज जो इसके पहले निकाला, और वापस से जो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एडुकेशन सेस जो आपने कैलकुलेट किया वो, तो इन तीनों को प्लस किया तो आ गया 9,836.50 पैसा। ये टोटल टैक्स है जो करतार सिंह को भरना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एज द इनकम टैक्स। तो ये जो क्वेश्चन था एक काफी बड़ा क्वेश्चन, एक यूनिक क्वेश्चन, लेकिन ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन अगर आता है बच्चे हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे वीडियोस देख के जाते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। ये था आपके लिए खूबसूरत सा रिवीजन क्रैश कोर्स यानी आरसीसी, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया। तो जरूर से ये वीडियो देखें और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बोलना भाई जेआर ट्यूटोरियल से नहीं पढ़ रहा है तो यार कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फटाफट शेयर करो और बोलो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ पूरे महाराष्ट्र में आग की तरफ फैला दो यार वीडियोस को। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो मन लगा के। आज के लिए इतना ही, और भी ऐसे ही चैप्टर्स के लगातार आरसीसी वीडियोस आते रहेंगे, टेंशन मत लेना, आपके राहुल सर है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।